नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज एनसीईआरटी के तारतम्य को लगातार जारी करते हुए 8वें अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं पवन, तूफान और चक्रवात। ये कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है विज्ञान विषय का। हम शुरू करते हैं इस विषय के बारे में जानकारी। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर सन 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति आवर था। चक्रवात ने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था और इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहर भी तट से टकराई थी। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित किया। यहाँ पर आप देख सकते हो जिसमें ये तूफान के उठने का संकेत नजर आ रहा है। उड़ीसा के समुद्र तट की ओर प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया यह चित्र है। आभार भारत मौसम संघ के लिए इस पे लिखा हुआ है कि उनके माध्यम से ये उन्हें जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं? ये कैसे बनते हैं? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इस अध्याय में हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं और ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। और इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। जो भी बहती हुई पवन है, वो जो गतिशील वायु है, वो क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। वायु दाब डालती है। जी, वायु क्या करती है? प्रेशर डालती है, दाब डालती है, जिसके कारण में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है, अपनी निजी लाइफ में देखे होंगे। क्रियाकलाप 8.1। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि ऐसे सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। ढक्कन वाले टिन का एक डिब्बा लीजिए और इसे पानी में लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबालने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गर्म डिब्बे को बंद करने से सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए और डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आया? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? देखिए, हम किसी जो टिन का डब्बा है उसे अगर अपन बहुत अधिक मात्रा में गर्म करें तो क्या होता है, उसके अंदर जो है वो एयर बन जाती है और वो काफ़ी जो एयर रहती है वो तेज़ी से बहुत ज़्यादा हीटेड होती है। अब उतनी ही गर्म डब्बे को जैसे ही अपन वॉश बेसिन पर या कहीं रखते हैं और पानी तब डालते हैं, ठंडा पानी या नॉर्मल वाटर भी, तो क्या होता है, हवा तेज़ी से क्या होती है, ठंडी होती है और संकुचित होती है। और संकुचित होने पर क्या होता है, जब एयर उसको बाहर से नहीं मिल पाती है तो वो अंदर की एयर को क्या करता है, श्रिंक करता है। इसलिए डब्बा क्या हो जाता है, विरूपित हो जाता है ना, संकुचित हो जाता है। यदि आपको टिन का डब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए, इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इससे तत्काल कसकर बंद कर दीजिए। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब आपने कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? यदि पवन उस दिशा के विपरीत दिशा से आ रही हो जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हो, क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव होता है? आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। आप यह भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकता है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें यह आभास देते हैं कि वायु दाब डालती है और इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर तथा झंडे लहराते हैं।
आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संघनित हो जाती है और जिससे भीतर के वायु की मात्रा कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है और दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। तो एक टेक्निकल भाषा में अगर अपन इसका आंसर समझें तो ये है कि डिब्बे के भीतर का वायु डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। मतलब जो भीतर का वायु है और बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। मतलब बाहर का जो है उसका और अंदर का, तो अंदर का जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और दाब के इस अंतर के कारण डब्बा पचक जाता है ना। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। आइए जानते हैं क्रियाकलाप 8.2। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम आमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, फूंक मार के बोतल के अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, फूंक मार रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न अमापों की बोतलों के साथ करने का प्रयास कीजिए। अपने मित्रों से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहेली और बूझो चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। प्रश्न यह है कि कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है। गुब्बारा फुलाना। देखिए आइए जानते हैं। देखिए बच्चा है जिसने 2 गुब्बारे फुलाए हुए हैं। 2 गुब्बारों के बीच में फूंक मारना। अब ये क्या कर रहा है, 2 गुब्बारों के बीच में फूंक मार रहा है। इससे क्या हो रहा है, दोनों गुब्बारे क्या हो रहे हैं, परस्पर आकर्षित हो रहे हैं। कारण उस जगह का वायु दाब कम हो गया तो दूसरी जगह की वायु जो है उस स्थान को घेरती है और ये इतने हल्के होते हैं कि उस वायु के साथ उड़ने लगते हैं। आइए इसी बात को इस किताब में किस भाषा रूप में लिखा है इसको समझते हैं। लगभग समान आमाप के 2 गुब्बारे लीजिए। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। गुब्बारे को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच के स्थान में फूंक मारिए। आपके विचार में क्या होना चाहिए, आप क्या देखते हैं। गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाइए और देखिए क्या होता है। अब एक व्यक्ति है, क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं। तो देखिए ये व्यक्ति है जिसने फूंक मारकर पट्टी को उठाया। वो कैसे उठाया आप समझते हैं। लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी को ऊपर से फूंक मारिए। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे झुकी रहेगी। आपके प्रेक्षण किसे सही सिद्ध करते हैं। आइए क्रियाकलाप 8.2, 3 और 4 के प्रेक्षणों को समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपके प्रेक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, अर्थात वे वैसे ही हैं जैसा आप सोचते थे। क्या आपको ऐसा अनुभव है कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। जब हम बोतल के मुख में फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है और इससे वायु दाब घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के वायु से अधिक हो जाता है और इसी कारण बोतल के भीतर की वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। क्रियाकलाप 8.3 में आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। यह तब संभव है जब गुब्बारे के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए और तब गुब्बारे के दूसरी ओर का दाब उन्हें एक दूसरे को धकेलेगा। क्रियाकलाप 8.4 में आपने देखा है कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तब यह ऊपर की ओर उठ जाती है। तब ही संभव है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर वायु दाब कम हो जाता है।
तो जो भी परिस्थितियां जनरेट होती हैं वो कैसे जनरेट होती हैं दोस्तों, वायु दाब के कम होने पर। वायु दाब कम होगा, उस जगह का स्थान दूसरी वायु आके घेरेगी और उस चीज़ को मेंटेन करने की करने की कोशिश, मतलब सीधी सी बात है कि अगर वायु दाब बढ़ता है या घटता है तो उस चीज़ को बढ़ने और घटने की स्थिति में उसे समान लाने के लिए जो आसपास की हवा है वो उसे क्या करेगी, मेंटेन करने की कोशिश करेगी। और सपोज अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना, और कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होता है, आपके आस पड़ोस से आपको तुरंत मदद मिलती है। कब तक मिलती है, जब तक आपका एटलीस्ट इतना लेवल का काम हो जाए कि आपका काम सुचारू, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो मतलब इतना चल जाए कि हाँ आपका काम बन जाए। तो इतना जो बनने का काम है वो सेम वही कंडीशन है कि आपका वायु दाब भैया बहुत ज़्यादा कम हो गया तो आजू बाजू से आपके जो मित्र थे, जो बहुत ज़्यादा आपके हितैषी थे, उनने आपको क्या कर दिया, आपकी मदद कर दी। तो ये एक एग्जाम्पल था नॉर्मल लाइफ का, लेकिन हम इसे इससे समझ सकते हैं। वायु दाब की स्थिति को जो है वो हम टेक्निकल भाषा में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, और आम भाषा में भी मैं आपको इसे समझा चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जितनी स्पीड से हवा चलती है उतनी स्पीड से आस पड़ोस की हवा जो है वो उसे जिस साइड से वो जहाँ से उड़ती है तो वो उड़ के वो दूसरी हवा, मतलब हवा को उड़ा के लेकर चलती है। मतलब जो साथ में मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर्स हैं उनको सब तेजी को क्या होती है, उनको एयर को स्पीड मिलती है, और स्पीड मिलने से जो आसपास का एरिया है उस एरिया से क्या होता है, हवा का प्रेशर बनता है, और वायु दाब कम होने पर क्या होता है, आसान तेजी से दूसरी वायु उसको घेरती है। और इस चीज़ का एग्जाम्पल आपने कहीं पर देखा होगा। अब इसका एग्जाम्पल आपने कहाँ देखा है, एक तो नॉर्मली रेलगाड़ी को आप कभी देखें तो जब वो गुजरती है तो उसके आसपास में पन्नियाँ उड़ती हुई उसके अंदर की तरफ घुसती हैं। उसका कारण क्या है कि वायु दाब एकदम से कम होता है, और जिस जगह पे कम होता है उसके आसपास का एरिया क्या करता है, उसको फिल करने का कोशिश करता है, और इसलिए जो कचरा भी पड़ा होता है वो तेजी से क्या होता है, रेलगाड़ी में नीचे की तरफ घुसने की कोशिश करता है। आइए आगे बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म या कहीं से तेजी से गुजरती हो तो अब हमें उससे काफ़ी दूरी रखनी चाहिए, जिससे कि ये जो प्रेशर है उस प्रेशर के कारण वो हमें ना खींच ले। इसलिए कहा जाता है कि बड़े वाहन, ट्रक भी जब कभी आपके बाजू से गुजरता है या कभी ऐसा लगता है तब आप देखेंगे कि वो आपको खींचने की कोशिश करता है। एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा बनता है कि वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए सडन ही उस प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करती है अदर एयर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उठ जाएगी और पवन उसे अपने साथ उड़ा ले जाएगी। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों से बताएं। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती है और यह वर्षा कैसे लाती है, और कभी कभी यह विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप ये जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो गतिशील वायु होती है वो क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। और पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। मतलब जो अधिक वायु दाब है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायु दाब है, वहाँ से वो कम वायु दाब के क्षेत्र पर चलती है। मतलब जब वो ट्रेन निकलती है तो वायु दाब क्या हो जाता है, वहाँ पर कम हो जाता है, तो जो आसपास का एरिया है उसको क्या करता है, फिल करता है। वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों में वायु दाब के भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? निम्नलिखित क्रियाकलाप से इसे समझने की आपकी सहायता करेंगे। गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होना। क्रियाकलाप में देखते हैं। एक क्वथन नली लीजिए। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। आप इसे कसने के लिए टेप का उपयोग कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। गुब्बारा लगी क्वथन नली को गर्म जल से इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। 2-3 मिनट तक इसे यह देखिए कि यह क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। क्वथन नली को जल से बाहर निकाल लीजिए और इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए और क्वथन नली को पहले की भांति 2 से 3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। क्वथन नली के मुख पर बंधा हुआ गुब्बारा, गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली और बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई। तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए तीनों में ये तो नॉर्मली से बांधा गया है। गर्म जल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो अंदर से जो एयर रिमूव हो रही है, गर्म के कारण वो क्या होती है, हवा ऊपर की तरफ उठती है, मतलब एयर में प्रेशर बनता है।
और यहाँ ठंडे में क्या होता है, वो संकुचित होती है ना। तो ये चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कैसे। गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तनों को नोट कीजिए। अपने प्रेक्षण के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? वहीं गुब्बारा क्वेथन नली के ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों जाता है? क्या हम पहले प्रेक्षण में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है? क्या आप यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वेथन नली के भीतर की वायु का क्या हुआ? संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा और इससे आप वायु गर्म के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। क्रियाकलाप 8.6 समान अमाप की कागज की 2 थैली खाली थैली और कागज की 2 खाली कप लीजिए। दोनों थैली को धातु तथा लकड़ी के किसी छड़ से 2 किनारों को लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज की थैलियां अथवा कपों के मुख नीचे की ओर रहें। अब सावधानी ये बरतें कि जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़ें तथा यह ध्यान रखें कि उसकी लौ कागज के थैलों से पर्याप्त दूर रहें। छड़ के मध्य एक धागा बांध कर इसे धागे से इस प्रकार पकड़ें जैसा कि किसी तराजू में करते हैं। अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है, थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है। देखो यहाँ पर क्या है, 2 थैलियाँ रखी। अब जैसे ही मतलब कागज़ की जो थैली है उसमें नीचे से जब आप लौ देंगे तो लौ देने पर क्या होगा, यहाँ पर लौ देने पर यहाँ जो हवा है वो तेजी से क्या होगी, अंदर गर्म होगी और गर्म होने पर क्या होगी, हल्की होगी और हल्की होकर क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। वहीं नॉर्मल वायु क्या होगी, वो अपना भारी होती है और वो क्या रहेगी, अपने नॉर्मल वातावरण के सापेक्ष सेम रहेगी। तो उसका दबाव और इसके दबाव में क्या हो जाएगा, परस्पर अंतर होगा और अंतर होने के कारण ये जो गर्म वायु है इसका दाब क्या हो जाएगा, बढ़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, वायु हल्की हो जाएगी। गर्म करने पर वायु क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी। यही चीज़ अपन आगे देखते हैं, इसमें चलते हैं। क्या यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है, जैसे कि मोमबत्ती की लौ में गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है? क्या संतुलन का बिगड़ना यह सुझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? क्या आप यह समझ जा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? या यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है और यही कारण है कि धुआं ऊपर उठता है। मतलब गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। अभी मैंने क्या बताया कि जो जैसे गर्म करते हैं तो वायु क्या हो जाती है, यहाँ पर हल्की हो जाती है, इसलिए वो क्या होती है, ज़्यादा स्थान घेरती है और इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है और इससे वायु में समान धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आपने पिछले अध्याय 4 में पढ़ा था। पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। जो पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं और ये स्थितियाँ हैं, पहली, भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। मतलब जो भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से क्या होना, गर्म होना। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है और इससे उन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित 0 से 30 अंश डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर गतिशील हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न पवनें उत्तर और दक्षिण से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं और ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। इन क्षेत्रों से गर्म वायु ऊपर उठती है और जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता रहता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है चित्र में। इस प्रकार हम समझते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवनों का प्रवाह
30 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश की ओर होगा। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवनों की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। पवनों के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। मतलब जो पवनों की प्रवाह की दिशा है वह उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो उत्तर से क्या बहती हैं, दक्षिण की तरफ, या दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। ठीक है। थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने समुद्री समीर और थल समीर के विषय में पढ़ा होगा। ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होता है और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल से अपेक्षाकृत अधिक होता रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और इससे पवन समुद्र से थल की ओर बहती है और ये मानसूनी पवनें होती हैं। जो समुद्र से थल की ओर जो हवाएं उठती हैं उनको क्या बोलते हैं, मानसूनी पवन है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है जिसका अर्थ होता है ऋतु। अब यहाँ पर अपन ने जो देखा था, पृथ्वी पर असमान तापमान के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न देखो, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री होती है। अब यहाँ से 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री अक्षांश है ना, 23.5 अंश है ना, यहाँ पे लगभग यही मान लो, इधर पे 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर। तो जो पवन है, अब इधर से इधर के बीच में सूर्य क्या करता है, मूवमेंट करता है, तो इस बीच में ही गर्मी होती है। इतने हिस्से में क्या होती है, गर्मी अत्यधिक होती है बजाय 60 डिग्री और इसके ऊपर के हिस्सों में। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो ठंडा होना प्रदेश जो है ठंडा होना शुरू हो जाता है कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे की तरफ। तो जब इन हिस्सों पर सूर्य का प्रकाश जो है बीच में पड़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, गर्म होने के कारण यहाँ पर जो है वायु दाब बढ़ जाता है, गर्म होने पर वायु दाब कम हो जाता है, हल्की हो जाती है यहाँ पे पवनें, और हल्की होकर क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, और ऊपर होकर क्या हो जाती हैं, ये इनमें मॉइस्चर मिलता है और ये फिर भारी हो जाती हैं, और भारी होकर फिर ये नीचे की तरफ आती हैं। तो ये जो क्रम है, इस क्रम में हवाओं का उठना इस तरीके से ऊपर जाता है और इन्हें ठंडी करने के लिए ये इन पर मिक्स होती हैं, और मिक्स होने के बाद क्या होती हैं, सेम यही प्रोसेस यहाँ पर चलता रहता है। और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसे को कहते हैं हवाओं का चलना। तो जब ये पृथ्वी का घूर्णन तो इस क्रम में है पूरब से पश्चिम की तरफ, तो इस क्रम में जब ये पृथ्वी घूमती है तो हवाएं क्या चलती हैं, इस तरीके से उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, जिसमें अपन ने अभी देखा सामने जो दिख रहा था। आइए बढ़ते हैं। थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के आसमान ताप में ग्रीष्मकाल और दक्षिण पश्चिमी दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसूनी पवनें अपने साथ हिंद महासागर से काफ़ी जलवाष्प लेकर आती हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये अपने भारत का मैप है ना। इस भारत के मैप को अगर अपन गौर से देखें, रुको भाई कहीं मत जाओ, ये इस पे देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ से अरब सागर है और इस अरब सागर से मानसून यहाँ से उठ रहा है, और ये उठता हुआ मानसून क्या हो रहा है, इधर पे बढ़ रहा है, और सेम यहाँ से होता हुआ क्या जा रहा है, ये इधर से ऊपर की तरफ बढ़ता है, और ये हिमालय से टकराकर यहीं पे क्या करता है, वर्षा कर देता है। और वर्षा पर जो 4 माह जो अपने होते हैं उस समय तक यहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। पर जब ये पूरा वर्षा का समय जो कटता है और फिर जब ये जो पवनें हैं, ये जो मतलब आर्द्र जो इनकी आर्द्रता है वो जब समाप्त होती है तो फिर क्या होता है, मानसून लौटने लगता है। और जब ये मानसून लौटता है तब क्या होता है, तो ये इधर से लौटता हुआ मानसून इधर से वापस क्या होता है, अरब सागर की ओर, बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है। तो यहाँ पर लौटता हुए मानसून से वर्षा होती है और ये उठते हुए मानसून से अपने को वर्षा मिलती है। तो जून से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जो 4 माह वर्षा होती है वो इन्हीं कारणों से होती है जो अभी अपन देख पा रहे हैं। शीतकाल में थल और जल के असमान तापमान के कारण पवन उत्तर पश्चिम से अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से आती है। अब देखो उत्तर पश्चिम के ठंडे स्थानों से, अब जब ठंडी हवाएं चलती हैं, अपन कहाँ से बोलते हैं, देखो उत्तर की तरफ से हवाएं चल रही हैं इसलिए अपने को ठंडी लग रही है। तो उसका कारण क्या है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम से अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों से पवनें आती हैं और ये शीत पवन अपने साथ जलवाष्प लाती हैं और इसलिए शीतकाल में वर्षा भी कम होती है। अब ये ठंडी हवाएं यहाँ से आने का कारण क्या है भाई, ये इस समय यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है भाई, ठंड के कारण यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनमें जो है वो दाब बनेगा। दाब बनने के लिए इसका दूसरा हिस्सा कंप्लीट करने के लिए यहाँ से इधर की तरफ भगेंगी भाई। यहाँ पर थोड़ी उतना टेम्परेचर डिफरेंस जितना यहाँ पर है, तो ये आर्द्र होकर तेज़ी से क्या होती हैं, बहना शुरू करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शीतकाल सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात थल से समुद्र की ओर बहती हैं। क्या हो जाती हैं? शीतकाल में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात ये थल से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। जो अभी अपन ने बताया, ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ ये जो है शीतकाल में पवनें चलती हैं। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की तरफ। और बरसात के समय क्या होता है? अपनी दक्षिण से ये उत्तर की तरफ जाती हैं। मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। समुद्र से आने वाली पवनें अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है, और यह प्रक्रम जल चक्र का एक चरण होता है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जलवाष्प लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लाते हैं और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं। हमारे देश में किसान अपने फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसा कोई गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ गाकर इसका आनंद उठाएं। आपकी सहायता के लिए एक कविता बॉक्स में दी जा रही है। आइए जरा कविता पढ़ते हैं। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर में मिल जाते बादल। बहुत प्यारी सी कविता थी जो मैंने आप तक समर्पित करी। आगे बढ़ते हैं। तथापि वर्षा सदैव सुखकारी नहीं होती है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। क्या आप ऐसी कोई समस्याओं का नाम बता सकते हैं? आप अपने शिक्षक शिक्षिका या माता पिता से वर्षा के संबंध में समस्याओं के कारण का निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिससे कभी कभी आपदाएं आती हैं। इससे मनुष्य, जंतु और पादपों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। आइए हम ऐसी दो घटनाओं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। तड़ित झंझा और चक्रवात क्या होता है? तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु से पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है, जहां ताप कम होने के कारण वे जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदों और तीव्र वेग से उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसी घटना को हम तड़ित झंझावत कहते हैं। एक बार फिर समझाता हूँ, इसको फिर समझिएगा। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म, आर्द्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते हैं। मतलब जो बिजली चमकना है वो क्या होता है? अक्सर आते हैं। किस जगह पर आते हैं? भारत में। भारत के हिस्से में क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे गर्म, आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ गर्मी भी है, आर्द्र भी है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का क्षेत्र भी है, इसलिए अक्सर यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को देखने मिलता है। ताप में वृद्धि के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। जब अपने यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है तब यहाँ पर एयर जो है वो क्या हो, तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है और बहुत तेज़ी से स्ट्रांग हो जाती है। पवन वायु से पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। जो एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है और वो तेजी से क्या करती है, अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जहां ताप कम होने से कारण वे जम जाती हैं। अब जैसे जैसे अपन जानते हैं कि जैसे अपन जमीन से ऊपर की तरफ उठते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, 1 डिग्री करते हुए कम होने लगता है। मतलब हर 1 किलोमीटर पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर कम होने लगता है। ऐसे करते हुए जब वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और सडन टेम्परेचर ड्रॉप होने पर ये क्या हो जाती हैं, ताप कम होने के कारण जम जाती हैं और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती हैं। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली कौंधती है। अब देखो वहाँ ऊपर से क्या हो रहा है, गिरती हुई जल की बूंदें आ रही हैं और वो क्या है, काफ़ी ठंडी हैं। मतलब जमी हुई चीज़ें, सोच रहे हैं आप किसी मॉइस्चर के मॉइस्चर कंटेंट बादल से इतना ठंडा होकर कि वो बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाए और जब वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है तो उसमें क्या होती है, वेलोसिटी होती है। देखिए उस पानी की बूंद में क्या है, वो जितनी तेजी से ऊपर गई थी और ऊपर जाके उसने क्या किया, अपने आप को डेंस किया। डेंस होने के बाद यानी कि उसकी क्षमता, उसकी डेंसिटी बढ़ने के बाद जब वो तेज़ी से नीचे की तरफ आना शुरू हुई
तो उसमें क्या हुआ, स्पीड आई, वेलोसिटी आई, और हाई हैवी वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रहा है, अब नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और वहीं तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु परस्पर बिजली से मतलब यहाँ से नीचे से क्या हो रहा है, सेम प्रोसेस तो वही चल रहा है। ऊपर जाके ठंडी होने के बाद वायु जो नीचे आ रही है, सेम नीचे से जो एक वायु है वो क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब जब ये दोनों एक दूसरे को परस्पर क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन होगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले, इससे पहले एक के टेम्परेचर अपन ने एक चैप्टर में पढ़ा था कि जब दो क्रिया दो मतलब दो पदार्थों के बीच में रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उससे कोई तीसरी चीज बनती है। तो बिजली के बनने का मेन कारण क्या है कि यहाँ वेलोसिटी के कारण इनके मॉलिक्यूल्स आपस में तेजी से टकराते हैं, और टकराने के कारण क्या होती है, एक छोटी सी मतलब बिजली का एक रूप जनरेट होता है, पर वो इतने बड़े लेवल पर होता है कि वो क्या करती है, एक बहुत बड़े आवाज के साथ मतलब जनरेट होती है, और इससे ध्वनि उत्पन्न होती है और बिजली की कौंधती हुई नजर आती है। इसे हम तड़ित झंझावात कहते हैं। क्या कहते हैं, तड़ित झंझावात। यदि झंझा के साथ तड़ित यानी बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। इसमें हम निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि बिजली गिर गई। बिजली गिरने का मुद्दा मेन कारण क्या है, देखो दोस्तों, बिजली गिरने वाली जो बात है उसमें देखिए, जमीन से ऊपर की तरफ उठने वाले मानसून के प्रकार को, या फिर जब बादल होते हैं तभी ऐसा होता है। खुले आसमान में कभी देखा बिजली चमक गई, ठीक है, ऐसा चमत्कार ही हो सकता है, बिजली नहीं चमक सकती, ठीक है। तो बिजली चमकने के लिए क्या चाहिए बिजली चमकने के लिए चाहिए भैया बादल। और बादल कब बनेंगे, जब तेजी से एयर ऊपर की तरफ उठे, और ऊपर उठने के बाद क्या हो, उसमें जो आर्द्रता है यानी ह्यूमिडिटी है वो तेजी से क्या हो, उसमें जमना शुरू हो, और फिर वो क्या होती है, गिरना शुरू होती है। ये चीज होने के लिए बहुत जरूरी आवश्यक है उसका बादल का होना। अब बिजली गिरने का उद्देश्य समझ में समझो, यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तब तेजी से बिजली गिरती है। तब आपने कभी देखा होगा कि बिजली जब चमकती है तो किसी एक जगह पे ऐसी चमक के नहीं रह जाती, वो एक तड़कती हुई दिखती है, लंबी दूर तक तड़कती दिखती है। उसका कारण यह है कि इस जगह से उस जगह तक जाने पे कहीं भी एक छोटी सी चिंगारी जन्म लेती है तो वो होती हुई क्या है, आगे तक बढ़ जाती है। वो इतनी दूर से हम उसे देख रहे होते हैं कि वो हमें एक एरिया को कवर करती हुई मतलब एक छोटे एरिया को दिखती है, जबकि वो क्या होती है, काफी लंबे एरिया को कवर करती है। अब ऐसी स्थिति में मॉलिक्यूल्स और मॉइस्चर का कंटेंट क्या हो, अगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, पानी बहुत ज्यादा गिर रहा हो, तब उस समय बिजली गिरती हुई नजर आती है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस है, वो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और पानी की बूंदें स्पीड से गिर रही होती हैं, और उस जगह के मेंटेन को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये जो गर्म हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं, तो ये डिफरेंस और डिस्टेंस कम होने के कारण ये हमें नीचे तक आती हुई दिखती हैं। और बिजली में क्या होता है, देखिए वो एक बिजली गिरने का मेन का क्या है, मतलब वो एक प्रकार का फ्यूज, मतलब वो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव कह सकते हैं आयन है। तो पॉजिटिव आयन अगर देखो अभी अपन ने सेल पढ़ा था, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन ने सेल पढ़े थे, सेल में एक पॉजिटिव होता है ऊपर की तरफ, नीचे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर बिजली जन्म ले रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका नीचे का हिस्सा है अर्थ जिसको कहते हैं। अब किसी जनरेट पावर को अगर उसका अगर प्लस को प्लस मिलाओगे तो क्या होगा, वो नहीं रिएक्ट करेगा, दूर दूर जाएगा और ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन प्लस को अगर, प्लस हमेशा किस चीज को ढूंढता है, माइनस को। और हमारी पृथ्वी सबसे बड़ी क्या होती है, ऊष्मा की अवशोषक है, ऊर्जा की अवशोषक है। तो पृथ्वी पर जैसे ही वो बिजली नियरेस्ट होती है, बेस के आसपास होती है, तो जब वो पृथ्वी के आसपास होगी और यहाँ कहीं बिजली चमकती हुई दिखेगी तो वो क्या ढूंढेगी, वो अपने आप को मतलब माइनस पॉइंट ढूंढेगी, जिससे वो वहां पर आके जमा हो सके या फिर वो अपने आप को ड्रॉप कर सके। तो इसलिए पृथ्वी के पर उसको बहुत जल्दी मौका मिल जाता है और वो अपने आप को क्या करती है, पृथ्वी पर समाहित करने की कोशिश करती है। और इसलिए हमारे चारों तरफ ऊंची ऊंची मंजिलों पर क्या लगाए जाते हैं, तड़ित चालक लगाए जाते हैं। अब जमीन से ऊंचाई पर क्या बनती हैं मंजिलें, बिल्डिंगें अपने जमीन से इतनी ऊंचाई पर बनती हैं। और ये जो ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, हर कभी चक्रवात और या जो तड़ित झंझावात यानी कि बिजली बनती रहती है। तो अब यहाँ पर अगर इतनी नियरेस्ट होगी तो क्या होगा, यहीं के यहीं ये इस मंजिल पे, बिल्डिंग पे गिर जाएगी। इससे बचाने के लिए हमें क्या लगाने पड़ते हैं, तड़ित चालक लगाने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि बिजली से ये जो है, ये अपने आप को अर्थ से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही बिजली चमकती है उसको एक्सेप्ट करता है और जमीन में छोड़ देता है।
इससे जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का एरिया क्या हो जाता है, बच जाता है और वो गिरने से बच जाती है। ये बहुत हैवी होती है दोस्तों, आप इसका जो मतलब पावर है वो आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। ये हैवी मतलब हजारों वोल्ट का पावर होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब कभी इसका मौका आएगा तो हम और चर्चा करेंगे। मेरे को एक छोटे से लेवल पे समझाने की आवश्यकता थी, कोशिश करी मैंने आप तक पहुंचने की, और इसमें ज़रूरत लगेगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, कोशिश करूंगा कि इसके लिए एक नया वीडियो आप तक पहुंचा दूं। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना लें जो अलग अलग हो। देखिए अब जो सावधानी है वो क्या है, अब यही बात तो मैं अभी आपको कह रहा था, लास्ट को कंप्लीट करी, क्या करना चाहिए। देखो पेड़ों पर कभी पेड़ ऊंचे होते हैं इसलिए उनके नीचे कभी नहीं जाना था। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय ना ले जो अलग थलग हो, और यदि आप वनों में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर ना लेटें। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग ना करें। खिड़की के निकट ना बैठें। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और क्या वाष्प के द्रव से संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है। इसके समर्थन के लिए क्या आप कोई अनुभव बता सकते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, तड़ित झंझा से चक्रवात बन जाता है, कैसे बन जाता है। भाई जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। भाई जल है, उसको द्रव से वाष्प में बनने के लिए क्या है, उसको अलग से एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, गर्म होना है। तो वो वाष्प से द्रव में क्या होता है, जब वो वाष्प द्रव में संघनित होने पर वह ऊष्मा वापस मिल जाती है। मतलब अपन गर्म करा और फिर गर्म करने के बाद ठंडा करने पर वापस क्या हो जाएगी, वो द्रव में वापस संघनित हो जाएगी। तो बादलों के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और यह जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होती है तो ये ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती है। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा से आसपास की वायु गर्म हो जाती है, और इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्रों की ओर उच्च वेग से की अधिक वायु गति करने लगती है, और इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिससे चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती हैं। मौसम की इस स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। वायु वेग का वायु दिशा, चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। देखो अब इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या है, चक्रवात का निर्माण। अब चक्रवात का निर्माण कहाँ से होता है। देखो वायु है, वायु क्या कर रही है, तेजी से अपना उठती है, और ये जो है वो तेजी से क्या करते हैं, अपन ने वो देखा होगा, आपने पानी को घुमाया है तो पानी को जब अपन रोटेट करते हैं तो वो क्या करता है, एक नीचे की तरफ इस तरह वो बना लेता है। अब जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ ये उठती हुई देखते हैं तो ऊपर उठती हुई वायु क्या है, ऐसे रोटेट करती हुई जाती है, और चक्रवात की गति करने की दिशा जो है वो कैसी है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। मतलब जो मूवमेंट है वो ऐसा रोटेट कर रहा है, और ये लगातार क्या कर रहा है, घूमने के कारण क्या है, हवा ऊपर की तरफ उठ रही है और नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। इससे नीचे से जो चीज़ें हैं वो ऊपर की तरफ उठती हुई जा रही हैं। आइए समझाता हूँ इसे। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझा का नेत्र कहते हैं। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से घूर्णन करता पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 सेंटीमीटर तक होता है, और यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर अमाप का बादल का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उच्च वेग की पवनें और सघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं, और इन क्षेत्रों में परे पवन वेग क्रमशः कम होता जाता है, और चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। चित्र में इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। अब ये जो है ये क्या है, चक्रवात के नेत्र का प्रतिबिंब है। आभास जो है उनको तो ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके का एक नेत्र है। मतलब यहाँ पे हर कभी क्या होते हैं, चक्रवात बनते रहते हैं, तो जहाँ पे चक्रवात ज़्यादा बनते रहते हैं उन जगह को अपन क्या बोलते हैं, चक्रवात का नेत्र। आइए आगे बढ़ते हैं। चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। चक्रवात काफी विनाशकारी होते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, यह चक्रवात के आगमन के पूर्व के संकेत होते हैं।
पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहर इतनी शक्तिशाली होती है कि उनका आघात से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के नेत्र में जब निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाती है, तब जल 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। ऐसा लगता है कि मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है और यह पानी मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति को भी भयावह बना देती है। देखिए, ये जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे फिर वर्षा आने लगती है। चक्रवात के विश्व में विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन तथा फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून कहते हैं। तो चक्रवात जो आते हैं उनका कहाँ कहाँ क्या नाम है, देखो अब यहाँ पर बताता हूँ। देखो इस हिस्से में क्या कौन से हैं, अपना ये अफ्रीका, देखो यहाँ से शुरू करते हैं अपन भारत से। देखो भारत का जो क्षेत्र है उस जगह पर अपने को क्या मिलते हैं, कहाँ पे क्या होता है, भारत तो ये ठीक है। इस हिस्से पर चक्रवात नाम है, ठीक है, भारत में से चक्रवात कहते हैं। यहाँ इसके इस हिस्से पर पूरा जो चक्रवात उठता है ना, इस हिस्से को चक्रवात कहते हैं। अब यहाँ वाले हिस्से पर क्या होता है, यहाँ हरिकेन, ठीक है, और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका जो है ना, इधर पे अपन क्या बोलते हैं, हरिकेन। और फिर इधर से अपन चक्रवात इधर की तरफ से दक्षिणी प्रशांत महासागर, इधर के इस हिस्से पर अपन इसको क्या बोलते हैं, टाइफून कहते हैं ना, जापान अपान का एरिया है, इस अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइफून कहते हैं। चलिए, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ चक्रवात निर्मित होते हैं, जिनको मैंने अभी आपको बताया। फिर किसी टार्नेडो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टार्नेडो की कीप जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, कंकड़, पत्थर, कचरा, अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है निम्न दाब के कारण। और ये क्यों होता है निम्न दाब के कारण, मतलब जो चारों तरफ से खींचने का कारण क्या है भाई, जैसे मैंने बताया ना, ट्रेन जब चलती है तो उसके नीचे के हिस्से पे क्या है, दाब निम्न हो जाता है और उस जगह को फिल करने के लिए तेजी से बाहर की हवा अंदर आती है और फिर उन्हें अपने शीर्ष से निकट बाहर की ओर धकेलकर फेंक देती है। टॉर्नेडो के घातक प्रवाह के जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है डिस्कवरी चैनल की यंग डिस्कवरी सीरीज से। सुनिए, मैंने बादलों को अपनी ओर आते आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, घर हवा से उड़ गया था और मुझे कतई चोट नहीं लगी। तूफान के बाद हमें गेहूं के खेतों से कचरे को साफ करना था। हमें वहां टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजों, मुर्गियों और खरगोशों के मृत शरीर देखने को मिले, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके शरीर से उनके खाल उतार ली हो। टॉर्नेडो से बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी अन्य भवन के अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनसे खिड़कियां ना हो। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध ना हो तो टॉर्नेडो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इस स्थान में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर की ओर, गर्दन के चारों ओर लपेट लेना चाहिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। जब कभी टॉर्नेडो आता है तो हमें इस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवनें लाता है जो घरों, दूरभाष, अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचाती हैं, जिससे जीवन और संपत्ति की अत्यधिक हानि होती है। आइए जानते हैं टॉर्नेडो के बारे में। हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग की कीपकार बादल होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। मतलब अपने जो पश्चिमी साइड है वहाँ पर कम आता है, इसके अलावा जो पूर्वी साइड है वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा चक्रवात आते हैं। इसलिए आपने सुना होगा उड़ीसा साइड ज़्यादा आते हैं लेकिन महाराष्ट्र साइड कम आते हैं, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी लगाई जाती है। देखिए इस तरीके के वायुमापी हैं। इनका यूज़ कहाँ पर करते हैं अपन, यह हर जगह हर कहीं जनरली लोगों को लगाया हुआ देखा होगा। हमने पढ़ा है कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं।
जो तूफान और झंझा होते हैं वो निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा का निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवनों के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? वायुमापी। प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। सरकारी संस्था समुद्री तट, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों के तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साख समाज, पालतू पशुओं, वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचने चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं तथा सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सक केंद्रों के टेलीफोन नंबरों की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं तो कुछ अन्य सावधानियां सुने। ऐसे जल का पानी के लिए पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता हो। आपात स्थिति के लिए पेय जल का संग्रहण करें। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तारों को ना छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर ना निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें और अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है और पिछली शताब्दी के प्रारंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने के पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन से भी कम समय मिलता है। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। उपग्रह और रडार की उपलब्धता से हम यह संभव हो गया है कि हम किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमने आज जो चैप्टर पढ़ा दोस्तों, वो पूरा का चैप्टर हमारे विभिन्न चीज़ों को दर्शाता था, जैसे पवन वेगमापी, चक्रवात, हरिकेन, झंझावत, मानसून पवनें, दाब, तड़ित झंझा, टार्नेडो, टाइफून, ये सभी हमने पढ़ा। इसकी एक छोटे से सारांश को कंप्लीट करूँ तो मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे आसपास की वायु जो है वो वायु दाब डालती है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है। गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की ओर होती है। जब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों की उच्च वायु की ठंडी वायु उस स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। गतिशील वायु पवन कहलाती है। पृथ्वी के आसपास तापन पवनों के बनने के कारण होता है। जल वाष्प वाली पवन वर्षा कराती है। उच्च वेग की पवन और वायु दाब में अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता में चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान होता है। स्व सहायता सबसे अच्छी सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लें और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है हमने इसमें बहुत अच्छी चीज़ें जानी। निम्नलिखित प्रवाह क्षेत्र और उसके परिघटनों को समझने में सहायक होगा, जिससे कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात आते हैं। दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, फिर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है और ठंडी वायु नीम दाब के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। गर्म वायु ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और उससे उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है। बादलों में बड़ी जल बूंदें भारी वर्षा भूमि पर वर्षा, ओला और हिमपात के रूप में गिरती हैं। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी के नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती है, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात के रूप में धारण कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी जानकारियों को आगे जाना। और अब एक लास्ट चीज़ जो हम जानना चाहते हैं, क्या आप जानते हैं तड़ित गर्जन की कौंध
4 लाख किलोमीटर प्रति आवर से भी अधिक वेग से चलती है। यह अपने आसपास की वायु को सूर्य की सतह के ताप के 4 गुना से भी अधिक ताप तक गर्म कर सकती है, इसलिए यह इतनी खतरनाक है। तो भाई एक बात ध्यान रखना, बिजली चमकने को मजाक में मत लेना, और जब ये चमकती है तो उसकी तरफ देखने की भी ज़्यादा कोई कोशिश मत करो। ये हानिकारक है और हमारे को इससे फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। तो जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो चीज़ें हमें करनी नहीं है। करना ये है कि इसको पढ़ना है और पढ़ के आगे बढ़ना है, यही हमारा मेन उद्देश्य है और इस उद्देश्य की पूर्ति हमारा आखिरी लक्ष्य है। तो दोस्तों लक्ष्य को साध लीजिए, अपने कार्य को बना लीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए, और अंततोगत्वा जो आपका दिशा निर्देश लक्ष्य है उस लक्ष्य को अपने पास सामने रखिए और रख कर शुरू हो जाइए। दोस्तों ये एनसीईआरटी का तारतम्य यूं ही लगातार जारी रहेगा, आगे भी अच्छे वीडियो लगातार आते रहेंगे। ये चैप्टर 8 आज समाप्त होता है और इसके साथ ही आज हमने पढ़ लिया पवन, तूफान और चक्रवात। इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, और जो चीज़ें आपको ज़रूरत लगती हैं कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे लेता हूं तब तक के लिए इजाज़त, जब तक मेरे पास कुछ खास नया नहीं है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।